हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, इस यूनिट के अंदर हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसको आप बोल रहे हो, उसके इस चैप्टर को हम यहाँ कैटेगराइज करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हम स्टडी करेंगे उनको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट रहने वाला है अपना सॉलिड। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक देन इसके बाद हम हाइड्रोडायनेमिक स्टडी करेंगे बेटा, हाइड्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और लास्ट जो पार्ट हम बनाएंगे वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। सो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम सॉलिड बोल रहे हैं, तो सॉलिड्स की क्या क्या बल्क प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या कुछ रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सॉलिड, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की जब बल्क प्रॉपर्टीज की बात आती है तो बेटा हमारे सामने सबसे पहले ये आता है कि जैसे आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया था मैटर। मैटर को हमने कैटेगराइज किया मेनली 3 कैटेगरी में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उनकी हमने अलग अलग बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। हमें पता था कि सॉलिड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है डेफिनेट, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, हार्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो अब यहां पे हम स्टडी करेंगे उनकी इलास्टिक बिहेवियर के बारे में। देखिए, जो भी हमारे पास में खास करके सॉलिड होते हैं, उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड बेसिकली क्या करते हैं, इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। सॉलिड शोज इलास्टिक बिहेवियर। अब ये इलास्टिक बिहेवियर कैसे शो करते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। इलास्टिक बिहेवियर, कौन सा इलास्टिक बिहेवियर और किस तरीके से होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड्स को आपने कहा कि डेफिनेट शेप साइज है, नो डाउट, डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप साइज है इसका, फिक्स वॉल्यूम है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सॉलिड जो है उसका इलास्टिक बिहेवियर किस वजह से है, यानी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो मेनली किस वजह से है। हमें पता है कि हर एक मटेरियल जो है उनके मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो जैसे हमारे पास में कोई भी सॉलिड है और उसका मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूं, सपोज करो ये एक यूनिट सेल हम बना लेते हैं बेटा। इसके यूनिट सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। और वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इस पे बात करते हैं। देखो, हर एक इसके कॉर्नर के ऊपर, वर्टिसेस के ऊपर हमने कंसीडर कर लिया कि कोई एटम है। ठीक है, ये एटम है और ये एटम एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होंगे। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ इलास्टिक स्प्रिंग के जैसे बिहेवियर शो करता होगा। ठीक है, यानी जो एटम्स हैं ये
इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहेंगे कि वो एक स्प्रिंग के जैसे बिहेवियर शो कर रही हैं। जैसे मान लो इनके बीच में क्या लगा हो, स्प्रिंग लगा हो, मैंने यहाँ पे लगा भी दिए हैं। तो सॉलिड्स जितने होते हैं उनके अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है या स्प्रिंग जैसा बिहेवियर है वो किसके वजह से आ रहा है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, और वही सबसे बड़ा रीजन है कि उनके बीच में इलास्टिक बिहेवियर है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है एक सॉलिड मैंने बना के देखा, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये फोर्स जनरली रिस्पॉन्सिबल फोर्स है किसी भी बॉडी की शेप साइज को चेंज करने के लिए। यानी मैं किसी बॉडी का शेप साइज चेंज करना चाहूंगा तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मे बी कंप्रेसिव और या उसको एक्सटेंड करने के लिए भी हम लगा सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकता है सॉलिड्स के अंदर। लेकिन एक बात और भी है, इसके अंदर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है बेटा, ये रेस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने में हेल्प करेगा अगर ये एक इलास्टिक बॉडी है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम जैसे ही लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एक ऑब्स्टेकल है या हिंड्रेंस है टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो क्या करेगा, इस बॉडी के शेप साइज को रिगेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड से हमारा मतलब है कि सॉलिड्स के जो एटम्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक इलास्टिक स्प्रिंग के जैसे बिहेव करते हैं। चलो ये पॉइंट सारे हमारे क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स किसको कह रहा हूं मैं। डिफॉर्मिंग फोर्स से मतलब है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये एक टाइप का ऐसा फोर्स जो क्या करेगा, मेनली किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी हो सकता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज लाए, हो सकता है उसके वॉल्यूम में चेंज करता हो, और मे बी उसकी शेप को चेंज करता हो। सो वेल डिफॉर्मिंग फोर्स इज ए फोर्स which is responsible to change the shape of an object। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स मैंने जिक्र किया था रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे हम, रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब है बेटा एक टाइप का ऐसा फोर्स जो ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने में हेल्प करेगा। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस फोर्स को हम बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। सो रेस्टोरिंग फोर्स इज जनरली यू कैन डिफाइन इट एज दैट मींस the force which is responsible to regain the original shape and size of the body after removal of deforming force। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे वैसे ही अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने में जो हेल्प कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक पॉइंट और आता है, अब बात आती है इलास्टिक बॉडी किसको कहें। इलास्टिक बॉडी, देखो बेटा सबको लगता होगा कि इलास्टिक का मतलब है, जैसे हमने रबड़ को देखा है इलास्टिक होता है, ठीक है, उस रबड़ को हम खींचेंगे तो हमें पता है उसमें एक्सपेंशन होती है, जैसे ही रिलीज करेंगे हमें लगता है वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ गया, तो वो एक इलास्टिक बॉडी है। नहीं, और मैं अगर कहूं कि एक पत्थर जो है वो इलास्टिक बॉडी है तो डेफिनेटली आप सारे बोलोगे कि नहीं, पत्थर तो जो है डिफॉर्मिंग, उसके अंदर जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो एक इलास्टिक बॉडी नहीं हो सकती। लेकिन रबड़ के कंपैरिजन में आप उस स्टोन को अगर देखोगे, स्टोन ज्यादा इलास्टिक है और जो रबड़ है वो एक इलास्टोमर है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में समझते हैं इलास्टिक बॉडी किसको कह रहे हैं। इलास्टिक बॉडी से मेरा मतलब है एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही अप्लाई किया वो क्या करे,
जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटाएं उस पे से, वैसे ही अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेती हो कम से कम टाइम के अंदर। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। तो आप इसको ये कह सकते हो, ए बॉडी विच रिगेन्स, a body which regains its original shape and size, its original shape and size just after the removal of deforming force। ठीक है, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटाएं, वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर ले, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इलास्टिक बॉडी है उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा शेप साइज को चेंज करे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो मे बी बहुत माइनर सा अपना शेप साइज चेंज करता हो, लेकिन अपने ओरिजिनल शेप साइज को विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो रिगेन कर लेगा, उसी को हम एक इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है? एक ऐसी बॉडी जो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करती हो विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसे ही एक और बॉडी हो सकती है जिसको हम कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, लेकिन उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स जीरो जनरेट हुआ, यानी वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करने की कोशिश ही नहीं कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या आपको लगता है कि हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेगी? नहीं, उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक क्या है? लिमिट, अपर लिमिट है, जहां तक वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेती होगी। उस अपर लिमिट को हमने नाम यहां पे दे दिया इलास्टिक लिमिट। उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट से हमारा मतलब क्या है? इलास्टिक लिमिट से हमारा क्या मतलब है? किसी भी बॉडी का इलास्टिक लिमिट से मतलब है द अपर इलास्टिक, द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? द अपर लिमिट ऑफ बॉडी अप टू विच it can regain its original shape and size। ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती हो जहां तक। अब अगर मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स से, या फिर कहे कि इसकी इस लिमिट से ज्यादा, सॉरी, इस अपर लिमिट से ज्यादा अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा? तो देखिए, एंड अबोव दिस लिमिट, एंड अबोव दिस लिमिट, एंड अबोव दिस लिमिट the body may permanently deformed हो जाए और गेट ब्रोकन या टूट जाए। मतलब ये वो लिमिट है जहां तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब जितनी भी इलास्टिक बॉडीज होंगी, उन हर एक बॉडी का एक अपर लिमिट होता है जहां तक वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर पाती है। अब कुछ बॉडी तो ऐसी होती है जो मे बी उस लिमिट के बाद में अगर आपने फोर्स और अप्लाई किया तो वो टूट जाए या फिर परमानेंटली डिफॉर्म होकर रह जाए, मतलब अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन ही ना कर पाए। तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। यहां तक अपने को पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम सबसे मेन चीज पे आते हैं, स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेस का मतलब वैसे हम यहां पे लिख सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी बॉडी का
रेस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट हुआ जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। ध्यान रहे स्ट्रेस जो है पूरी तरह से ना तो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर बेटा, टेंसर क्वांटिटी है ये। और इस टेंसर क्वांटिटी का मतलब इसको जब चाहे हम स्केलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मे बी इसको हम वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट जो रहती है, एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको बोलेंगे पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब देखो मान लो कि स्ट्रेस, मैंने कहा स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये लिखूं ये भी ठीक है फॉर्मूला, लेकिन इसको परफेक्टली अच्छे से लिखने का मतलब है ए कॉस ऑफ थीटा। अब मैं ए कॉस थीटा क्यों लिख रहा हूं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मेरे पास में बेटा, अगर मान लो मेरे पास में फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंड्रिकल शेप में ऑब्जेक्ट है। अब मैंने यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है F, तो जो ये एरिया ले रहा हूं मैं, इस एरिया को A से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो भी यूनिट वेक्टर होगा या एरिया वेक्टर हम बोलेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो वो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। तो यहां मैंने जैसे फोर्स अप्लाई किया और इस गिवन एरिया के ऊपर, तो मैं यहां तो ठीक है F/A लिख लूंगा। यहां पे जितना फोर्स है वो इसके एक्सपेंशन में काम आ रहा है, एक्सटेंशन में काम आ रहा है। लेकिन अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे हो, जैसे मान लो कि भाई मैं यहां बना देता हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली इस टाइप का हो, ऐसा हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इधर से मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, एरिया वेक्टर से। और फोर्स इस डायरेक्शन में हमें इसकी एक्सपेंशन देखनी है, तो कितने एंगल पे है, एरिया वेक्टर के साथ में फोर्स ने जो भी एंगल बनाया है, इस ए का कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूं फोर्स अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है एक टेंसर क्वांटिटी है, डायमेंशंस आप खुद लिख सकते हो। स्ट्रेस के बारे में इतना तो क्लियर है, हमें समझ आ गया। स्ट्रेस के बाद आता है पॉइंट हमारा इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के मेनली टाइप कौन से, सबसे पहले टाइप की बात करते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, या इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस हो, है तो ये फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स और वो फोर्स क्या करता होगा इसके बारे में भी सीखेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके भी दो पार्ट हम बना लेते हैं। नंबर एक पार्ट में आता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस यानी मेरे पास में एक वायर है, ये वायर है, इसका एक हिस्सा फिक्स करके मैंने इसको अगर कुछ F फोर्स अप्लाई किया, जो भी लेंथ इसकी मान लो L है, तो इसकी L लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई और L से इसकी लेंथ बन गई L प्लस डेल्टा L। ठीक है, यानी एक्सपेंशन होने से इसकी लेंथ L से चेंज होके L प्लस डेल्टा L बन गई। तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस वहां पे लगा है। कितने एरिया पे लगा है, ए एरिया पे, तो आप लिखोगे इसको F अपॉन A। और दूसरा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में सेम यही, फोर्स की डायरेक्शन बदल देंगे, यानी एक हिस्से से आपने फिक्स किया, दूसरे हिस्से से आप फोर्स लगाओगे, तो डेफिनेटली उसमें कंप्रेशन होगा। और वो कंप्रेशन कितना फोर्स और कितने एरिया पे है, तो यानी फोर्स अपॉन एरिया। इस बार लेंथ में क्या होगा चेंज, L से चेंज होके L माइनस डेल्टा L हो जाएगी। तो ये दो तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे, किसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर बात करते हैं, नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब दूसरे टाइप का जो स्ट्रेस आता है, सेकंड टाइप का स्ट्रेस, जिसको हम एक किस्म से हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं।
हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बेटा, अब देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या है। आपने कई बार देखा हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैंने लेट्स सपोज वाटर में या फ्लूइड में हम डालेंगे, ठीक है, ये कोई फ्लूइड है, और जैसे ही इसको पानी के अंदर डालेंगे या फिर कोई और भी फ्लूइड हो, तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा ये अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करता होगा। तो वो फ्लूइड क्या करेगा, इसके चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ नॉर्मल फोर्स चारों तरफ से इसके एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया शुरू भाई। अब इससे क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मान लो डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, पहले v था, v से चेंज होके v माइनस डेल्टा v चला गया, वॉल्यूम कम हुआ। जो भी फोर्स लगाया आपने, F फोर्स लगाया, यहाँ पे फ्लूइड ने जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया वो F, कितने सरफेस पे लगाया, A एरिया के ऊपर लगाया। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन अगेन एरिया है। चेंज यहाँ पे कुछ नया नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूला देखने में सेम है, लेकिन आपको यहाँ लॉजिक लगाना है कि कौन सा वाला स्ट्रेस यूज हो रहा है और कौन सा फोर्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। सो वेल, ये तो हमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में पता चला। तीसरा स्ट्रेस आता है जिसको हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस है ये कौन से टाइप का स्ट्रेस है। मान लो कि हमारे पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंडर है, इसका एक हिस्सा मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसको जैसे ही फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद में क्या होगा, इसके इस पॉइंट के ऊपर, इस एरिया के ऊपर मैंने टेंजेंशियल फोर्स F लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई किया। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई किया है, इससे इसके शेप में कुछ चेंज आएगा। कितना चेंज आया वो मान लो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये शेप में चेंज आ गया, ठीक है, ये शेप चेंज हो गई। अब बेसिकली कितने एरिया पे आपने ये फोर्स लगाया था, अगेन शियर स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा आएगा, जो टेंजेंशियल फोर्स आपने लगाया, नॉर्मल नहीं था, जैसे आपने नॉर्मली लगाया था एक्सपेंड करने वाला या कंप्रेस करने, ये टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। तो ये तीसरे तरह का स्ट्रेस हुआ। एक और चौथा स्ट्रेस हम पढ़ सकते हैं जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, जैसे आपने नॉर्मली व्हीकल्स के अंदर नट बोल्ट हमने देखे हैं, एक्सेल है, जैसे मान लो टायर के बीच में एक्सेल डलता है, तो उसकी भी एक लास्ट लिमिट होती है स्ट्रेस को बियर करने की, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ये जो अल्टीमेट या ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, मेनली जिस फोर्स के ऊपर जाकर के ब्रोक होगा, वो टूटेगा, और कितने एरिया पे, यानी जो ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन में एरिया, तो यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस इसको बोलेंगे हम, ठीक है। जो अल्टीमेट स्ट्रेस अपने को पता हो कितना ब्रेकिंग फोर्स चाहिए है, एरिया से मल्टीप्लाई किया समथिंग कुछ, आगे जब जाके हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज समझ में आएगी, अभी इतना ही काफी है। देखो नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। देखो अब स्ट्रेन, सेकंड प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी बॉडी का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड जो मैंने यूज किया है बेटा, उसका क्या मतलब है, उसको मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है मे बी यहाँ पे चेंज होता हो लेंथ में, मे बी यहाँ चेंज होता हो वॉल्यूम में, और या फिर शेप में चेंज होता हो। तो कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जब हम स्ट्रेन की बात करेंगे
तो स्ट्रेन क्या है, किस किस का रेशियो बोला मैंने, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये चीज पता है, तो यहां पे चेंज इन लेंथ है तो डिवाइड बाय लेंथ आएगा, यानी यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है, इसको हम स्ट्रेन बोलेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब इसके भी टाइप को हम समझते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के टाइप में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपने एक्सपेंशन किया, वो किसी भी तरीके से किया हो, चाहे आपने उसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स लगाया या आपने उसको हीट दे करके एक्सपेंड किया, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी लेंथ एल से चेंज होकर आपने कहा एल प्लस एल हुई है, एल प्लस डेल्टा एल हुई होगी, या एल माइनस डेल्टा एल हुई होगी। जो चेंज है वो डेल्टा एल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, मे बी कंप्रेस किया हो या एक्सपेंड किया हो। ठीक है, दोनों ही केस में जो चेंज है और डिवाइड बाय में ओरिजिनल। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो टाइप आता है उसको हम बोलेंगे बल्क स्ट्रेन। इसका एक और नाम है वॉल्यूम। आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, अब ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करता होगा, और इस फोर्स के चलते इसका वॉल्यूम क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। जरूरी नहीं है डिक्रीज ही हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी वो जैसे 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 फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बलून की हम बात करें, तो उसके अंदर जैसे ही हम हाइड्रोजन बलून लेकर के उसके अंदर एयर फिलअप करेंगे हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम उसमें इंक्रीज होगा। यहां पे क्या है, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट हमें तो चेंज से मतलब है। यहां पे चेंज कितना है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसमें जो भी बल्क स्ट्रेन बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी, ये बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी बनेगा। ठीक है, और थर्ड आता है जिसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन का मतलब जो शेप हमने यहां पे बनाई थी, ये एक सिलेंडर मैंने फिक्स किया एक हिस्से से, और यहां पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। अब इससे क्या होगा कि मान लो कि यहां से इसकी शेप में चेंज, जो नया पोजीशन बना ये होगी, ये न्यू पोजीशन होगी उसकी। ठीक है, ये टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई किया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पे कुछ शिफ्टिंग हुई है, इसमें शिफ्टिंग मान लो डेल्टा एक्स हुई है, और ये लेंथ है सिलेंडर की एल, यहां पे एंगल बनाया होगा कुछ फाई। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेन से हमारा मतलब क्या है, शियर स्ट्रेन से मतलब है शिफ्टिंग कितनी हुई है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, जो मेनली टेंजेंट ऑफ फाई के इक्वल भी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो फाई जो है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल स्मॉल है, दैट्स व्हाई टेंजेंट ऑफ फाई कैन बी रिटन एज फाई। तो फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये बन जाएगा फाई। ये शियर स्ट्रेन हुआ। अब बात आती है जैसे ट्विस्टिंग करते हैं, ये तीनों तरह का स्ट्रेन हमने समझ लिया। एक सिलेंडर को हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करने से क्या होगा, मान लो कि भाई ट्विस्ट करने के बाद
इसको मैंने मतलब ऐसे घुमा दिया, जैसे ये मेरे पास में मार्कर है या स्टाइलिस बोल सकते हैं इसको, हमने जैसे इसको ऐसे घुमाया कुछ एंगल पे, तो यहाँ पे फाई एंगल बना होगा, फाई। और ये पॉइंट है ए, और इसको मैंने बोल दिया आर्क ए डैश, ए डैश आर्क बन गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सेंटर पे यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन पे भी कुछ एंगल इसने बनाया होगा, उस एंगल को मैंने कह दिया थीटा। और इसकी जो भी रेडियस है, इस रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो इस फाई में और इस थीटा में, ट्विस्टिंग में, इनमें एंगल का रिलेशन क्या है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी लेंथ एल है, तो अभी आपने फाई क्या लिखा है, ये लिखा है। और अगर मैंने यहां पे इससे हम निकालने की कोशिश करें, देखो इस जगह से हम इसको निकाल के देखते हैं, तो थीटा बेसिकली फाई इज इक्वल्स टू आर्क ए डैश अपॉन क्या आ जाएगा, ये एल, ऑलमोस्ट इसको हमने एल बोल दिया। यानी ए और ए डैश की वैल्यू, आर्क की वैल्यू आ जाएगी फाई इंटू एल। लेकिन मैं यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी निकल के, थीटा की जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन जो भी रेडियस है ये आर, तो आर। अब इस जगह से मुझे ए डैश की वैल्यू कितनी मिली, थीटा इंटू आर। तो फाइनली इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेम है, ए और ए डैश दोनों अलग अलग फॉर्मूले से निकाला। तो फाई इंटू एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। तो फाई कैन बी रिटन एज थीटा इंटू आर अपॉन एल, ये रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो यहां तक आज हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को आप, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो अच्छे से समझ लो क्योंकि सारी टर्म्स इनसे आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए, हैव ए नाइस डे।